गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वही मृदा का टॉपिक जो हम मृदा पढ़ रहे थे कि मृदा के कितने प्रकार हैं, क्या नहीं है, उसके साथ में आज हम पढ़ेंगे कि मृदा अपरदन, क्योंकि वो भी उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किससे होता है, किस तरह की गतिविधियों से होता है, उसका कारण क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। पूछा क्या, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होता ही है मृदा अपरदन से संबंधित, कि मृदा संबंधित हो या ना हो, क्योंकि आजकल इस तरह के ट्रेंड के जो क्वेश्चन आते हैं कि मृदा कितने प्रकार की हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आजकल हमसे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मृदा अपरदन है तो उसका कारण कौन कौन सा है, कौन सा महत्वपूर्ण कारण है, किससे राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसे भी हैं कि जो राजस्थान में ही सर्वाधिक हैं, जो ये पूरे भारत में ही वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। यदि हम पवन से बोले या हवा से देखें कि हवा से जो मृदा अपरदन है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही हुआ, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है और मरुस्थल में हवा क्या आएगी, तेज चलेगी तो मिट्टी को बहा के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसी मिट्टी है, बालू रेत है जो कि उड़ के चली जाती है। यदि और जगह से हम देखते हैं राजस्थान के अलावा कहीं और जाते तो वहाँ पर कैसी मिट्टी, चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जो कैसी मिट्टियाँ होती हैं जो आसानी से उड़ नहीं पाती हैं। यदि उन्हें अपरदन वहाँ पे होता है तो वहाँ वायु से ज़्यादा अपरदन नहीं होगा, वहाँ होगा तो फिर किससे अपरदन होगा, पानी से, जल बहाव से, उससे अपरदन हो सकता है। तो राजस्थान में कुछ विशेष चीज़ें भी हैं जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं और जगह जो है वो कम है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, हवा से भी अपरदन होता है और राज्यों में भी, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक। तो चलो आज हम मृदा अपरदन का ही देख लेते हैं कि क्या क्या स्थितियाँ जो है मृदा अपरदन में बनती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यही समझेंगे कि मृदा अपरदन हम कहेंगे किसको। पहले हमने बताया था कि मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है कि जैसे हवा होती है, बारिश होती है, जिससे क्या हमारे पहाड़ टूटते हैं, उनसे छोटे छोटे कण नीचे आते हैं, और नदियाँ जैसे अपना पानी बहा के लाती हैं उनसे, तो इससे क्या मृदा का अपरदन होता है। और आपको पता ही है, उस दिन हम बताया था कि एक मृदा की परत को जमने के लिए, यानी एक उपजाऊ मिट्टी बनने के लिए मृदा में जो है वो हजारों साल लग जाती है। और उसी तरह से यदि वो टूटती है तो वो 2 दिन में 5 दिन में भी उसके अपरदन खराब हो जाता है। तो बनने में बहुत टाइम, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो हम बात करेंगे मृदा अपरदन। मृदा का मतलब होता है कि हमारी जो भूमि है उसकी ऊपरी परत, ठीक है, यानी भूमि की ऊपरी परत जो है उसको हम मृदा कहते हैं। और इस ऊपरी परत में यदि किसी तरह का कटाव होता है तो उससे आवरण हटता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन, ठीक है। यानी भूमि की ऊपरी परत का क्षरण या भूमि के ऊपरी आवरण का समाप्त होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मृदा अपरदन। यानी भूमि का जो ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत या आवरण का यदि विनाश होता है तो उसका क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मृदा अपरदन। यानी मृदा का आवरण जो है, उस आवरण का विनाश होता है तो उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। उसको हम दूसरा शब्द भी देते हैं। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन को कहा जाता है रेखती हुई मृत्यु। क्योंकि मृदा अपरदन ऐसा तो है नहीं कि एकदम से हट गया सब कुछ, धीरे धीरे, यदि हवा भी आती है तो धीरे धीरे हटाना स्टार्ट करती है, यदि पानी भी आता है तो वो भी धीरे धीरे हटाता है। तो रेखती हुई मृत्यु कहते हैं, यानी जो है वो धीरे धीरे मृदा का क्या होता है, क्षरण होता है, उसको क्या है, आवरण समाप्त या विनाश होता है। अब बात आती है कि जो अपरदन है, ये अपरदन कैसे होता है, क्या कारण है अपरदन के, किस तरह से होता है, किसके द्वारा इसको किया जाता है। तो अपरदन का जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे होता है, किसके द्वारा ये किया जाता है। तो अपरदन के लिए सबसे बड़ी 2 चीज़ें हैं जो अपरदन के लिए सहायक होती हैं। 2 प्रकार की गतिविधियां हैं, यानी सारे अपरदन को हम 2 प्रकार की गतिविधियों में विभक्त कर देते हैं। पहला है मानवीय गतिविधियां और दूसरा कौन सी गतिविधियां हैं, प्राकृतिक गतिविधियां। कि या तो मानव ऐसी कोई गतिविधि करता है जिसके कारण हमारी मृदा का अपरदन जो है वो होता है, मृदा के ऊपरी परत का क्षरण होता है। यदि मानव नहीं करता है तो फिर कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आ जाती है जिसके कारण हमारी ऊपरी जो परत है उसका क्या होता है, विनाश होता है। तो 2 कारण आपको ध्यान रखने स्टूडेंट्स, एक है मानवीय कारण और दूसरा है प्राकृतिक कारण। और मृदा के अपरदन के लिए सबसे ज़्यादा यदि हम किसी चीज़ के लिए बोले तो वो कौन सी है, मानवीय गतिविधियाँ।
मानवीय गतिविधियों से सबसे ज़्यादा मृदा का अपरदन होता है। यानी मृदा अपरदन के लिए सबसे सहयोगी जो पृष्ठभूमि तैयार करता है तो वो कौन करता है? मानवीय गतिविधियाँ। यानी मानवीय गतिविधियों से सबसे ज़्यादा क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है। कैसे होता है? मानव अपने लिए बस्तियाँ बनाता है, वनों को काटता है। जब वनों को काटता है तो मृदा उसकी जड़ों से और वनों से एकत्रित रहती है, लेकिन जैसे वो पेड़ करते तो वो बहना फैलना स्टार्ट हो जाती है। तो यानी पहले कौन से? मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियों के क्या करता है? बस्ती बसाता है, उस एरिया को साफ करता है, उससे क्या होता है? मृदा का अपरदन। दूसरा क्या है? दूसरा इसका कारण है पशुचारण, कि पशुओं को चरने के लिए हम जंगल में छोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे पशु क्या करते हैं कि जो छोटी मोटी जो वनस्पतियाँ रहती हैं उनको पूर्णतः समाप्त कर देते हैं, लास्ट तक उसको खा लेते हैं। इससे क्या होगा? मृदा का अपरदन होता है। और क्या है अगला? कृषि। क्या करते हैं मानव कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि निकालने के लिए जंगलों को साफ करता है, ताकि क्या हो? वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। और हम पढ़ेंगे कि जो हमारी आदिवासी जातियां हैं, ये आदिवासी जातियां तो क्या करती हैं? ये तो जात रहती जंगल में है, और जंगल में जहाँ पे लगता है कि हाँ ये सही है, वहाँ से पेड़ जो है उनको काट देती है, साफ करती है, वहाँ कृषि करती है 5-7 साल। उसके बाद क्योंकि वहाँ कोई खाद वगैरह उनके पास पहुँचता नहीं है उस खेती में, तो वो क्या अनुपजाऊ हो जाती है, उसको जहाँ आसपास का है उसको छोड़ देती है, फिर अगली जगह पे वो अपना कर लेती है, जिसको हम वालर कृषि भी कहते हैं। आदिवासी कृषि करते हैं जिसको हम वालर कृषि कहते हैं। और वो क्या करते हैं? जंगलों को साफ कर करके करते हैं, 5-7 साल वहाँ करेंगे, उसके बाद फिर आगे खिसक लेंगे, वो फिर आगे खिसक लेंगे, फिर आगे खिसक लेंगे। इससे क्या होती हैं? इससे हमारी मृदा का अपरदन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वनस्पतियाँ थी, जो पेड़ पौधे थे, वो सारे समाप्त हो चुके हैं, और मिट्टी को जो सुसंगठित रखने की जो क्षमता जिसमें थी, जिनकी जड़ों में थी, वो क्या हो चुकी है? वो समाप्त हो चुकी है। इसके बाद यदि स्टूडेंट हम अगली बात करें तो प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में क्या होती है? ज़्यादातर जो प्राकृतिक आपदा होती है उसमें क्या होता है? बाढ़ आएगी, या तो बाढ़ के द्वारा क्या होता है कि तेज़ बहाव आ जाता है, बहाव आने के कारण क्या होता है? आसपास के एरिया की मिट्टी को काट देती, कटाव लग जाता है, तो उससे क्या उसका अपरदन हो जाता है, यानी वो जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर उसके साथ चली जाती है। या बादल का फटना, तेज़ बारिश होती है तो उससे बादल फटता है तो उस एरिया के पूरे समाप्त कर देती है। यदि अगली हम बात करें तो भूकंप। भूकंप भी एक ऐसी चीज़ है कि जब भूकंप जिस एरिया में आता है वहाँ पे क्या होता है? पूरा वो हिल जाता है, और हिलने से कई जगह तो दरें वो आ जाती हैं, उससे वो निकलने लग जाता, लावा भी हो जाता है। तो यानी कि लावा होना, भूकंप आना, इसके अलावा ज्वालामुखी जो निकलती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें प्राकृतिक आपदा के ही कारण हैं। यानी इन कारण से क्या होती है? प्राकृतिक आपदा आती है। तो 2 प्रकार हैं जो प्राकृतिक आपदा के लिए सहयोगी हैं, सहयोग स्थिति प्रदान करते हैं प्राकृतिक आपदा को। वो 2 प्रकार जो हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? वो हैं मानवीय गतिविधियाँ और प्राकृतिक गतिविधियाँ। अब बात आती है कि हमारी जो मृदा का अपरदन होता है, उस मृदा के अपरदन को यदि हम देखते हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन से 2 ऐसे प्रकार हैं जिसके कारण कि वो मृदा जो अपरदन है वो अधिक होता है। ठीक है, कौन से ऐसे कारण हैं जो उसके सहयोग प्रदान करते हैं मृदा अपरदन के लिए, जिसको हम 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। यानी मृदा का अपरदन 2 प्रकार से होता है मुख्य रूप से। यदि वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, अवनाली का अपरदन हो गया, लेकिन वो पानी से हुआ ना अवनाली का अपरदन। जैसे पवन से बहुत सारे प्रकार से अपरदन होता है, तो वो पवन हुआ, हम उसको उसी में रख लेंगे। तो मृदा अपरदन की यदि हम बात करते हैं तो वो 2 प्रकार से होता है मुख्यतः। छोटे छोटे कारण बहुत हो सकते हैं, तो मुख्यतः कौन सा है मृदा अपरदन का? एक तो होती है हवा और दूसरा होता है पानी। यदि तेज हवा जब चलती है तो क्या करती है कि उस एरिया की मिट्टी को धीरे धीरे हटाती, जैसे आप देखते हैं कि रेगिस्तान में तो बहुत सारी स्थल आकृति बन जाती है हवा के द्वारा, बनती नहीं बनती, बरखान वगैरह जैसे अर्धचंद्राकार टीले बन जाते हैं, तो बहुत सारी जो हैं वो आकृतियां बन जाती हैं, किससे? हवा से। तो यानी हवा एक प्रकार है किसका? मृदा अपरदन का। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पानी। जब तेज बारिश होती है तो उससे तो मिट्टी का कटाव होता ही है। दूसरा क्या होता है? जैसे नदियां जिस एरिया में जाती हैं, पानी तेज बारिश है तो वहाँ उस एरिया में होगा। और यदि दूसरा यदि हम कारण मानते तो ढाल क्षेत्र, जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में भी क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी किसी ऐसे होते, कहीं कहीं आप देखते हैं ना, कई जगह खेतों का आकार ऐसे होता है ना, इधर से ऊंचा इधर से नीचा,
तो इधर से जब ये बह के आएगा तो इसका कटाव होगा या नहीं होगा? कटाव होता है, ठीक है। तो ये ढलाई के कारण भी मृदा का अपर्दन होता है। और जब मृदा का अपर्दन होता है, आप सिंचाई करते हैं, उधर से पानी देते हैं तो भी मृदा का अपर्दन होगा उससे, कि ढाल वाले क्षेत्र से वो नीचे अपनी मृदा जो आती है तो इससे क्या होगा, यानी कि ढाल वाले क्षेत्र से और पानी से, दोनों ही प्रकार से जो है वो पानी का अपर्दन माना जाता है। अब क्या होता है, जैसे पानी होता है तो पानी से सबसे ज़्यादा जो अपर्दन होता है वो उसको हम बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। जैसे नदियाँ बह के जाती हैं, नदियाँ बह रही हैं और उसके साथ साथ में क्या होता है कि साइड में वो सारे कटाव लगा देती हैं, तो अवनालिका गड्ढे टाइप के बना देती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अवनालिका अपर्दन। और आपको पता भी वो क्षेत्र पर कैसा बीहड़ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, कहीं कहीं पेड़ उसमें उग जाते हैं, बीहड़ भूमि जिसको हम बोलते हैं। और आपको मालूम भी है कि सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन हमारी चंबल नदी से होता है। मालूम है ना कि चंबल नदी है ना, ये आपको ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है चंबल नदी से, ठीक। और दूसरा बीहड़ भूमि जो है वो भी सर्वाधिक कहाँ पे है? इस चंबल नदी के क्षेत्र में ही है। और यदि हम बीहड़ भूमि के जिले की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बीहड़ भूमि है वो पाई जाती है धौलपुर में। तो यानी कौन सा कारण हुआ, कौन सा प्रकार हुआ मृदा के अपर्दन के लिए सहायक? वो हुआ पानी या जल, जल अपर्दन। तो दो प्रकार से अपर्दन हमने देख लिए हैं कि कौन से प्रकार हो सकते हैं। हवा, पवन जिसको हम बोलते हैं, या तीसरे हम पानी या जल जो होगा। इन दो अपर्दन महत्वपूर्ण है जिनके कारण से मृदा का अपर्दन होता है। कारण क्या है? दो गतिविधियां हैं हमारे, एक मानवीय गतिविधियां जो इस तरह की भूमिका बना देती हैं कि मृदा का क्षरण होता है, और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिनके कारण हमारे मृदा का अपर्दन होता है। तो स्टूडेंट्स आगे जैसे हम देख रहे हैं अब कि मृदा अपर्दन के प्रकार, कि मृदा अपर्दन कितने प्रकार से हो सकता है। तो वो तो आपको बता दें कि मेन जो तत्व हैं वो दो ही हमारे मृदा अपर्दन के, एक पवन है और दूसरा क्या था हमारा? दूसरा हमारा था जल, ठीक है, हवा और पानी। हवा और पानी दोनों हमारे लिए तो जितने ज़रूरी हैं उतने हमारे लिए घातक भी कहीं ना कहीं होते ही हैं। अति हर चीज़ की बुरी है। मैंने एक चीज़ जब मैं मृदा अपर्दन बता रहा तब आपको बताया था कि मृदा का निर्माण भी हवा और पानी से ही होता है। जब हवा और पानी एक संतुलित मात्रा में रहती है तो मृदा बनती जाती है धीरे 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 धीरे, और यदि असंतुलित जब होती है तो उसका क्या हो जाता है? उससे अपर्दन हो जाता है, ठीक है। तो असंतुलित स्थिति में तो वो अपर्दन होगा, और यदि संतुलित स्थिति होगी तो उसमें क्या होगा? मृदा का निर्माण होगा। अब इस तरह से यानी कि मृदा अपर्दन के दो प्रकार हैं। पहला मृदा अपर्दन का प्रकार है कि पवन या हवा। जब तेज हवा चलती है, तेज हवा चलती है तो कैसा होता है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र जो है, उस शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में क्या होती है? जो हवा है वो मिट्टी को अपने साथ बहाकर, वो उड़ाकर ले जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुष्क क्षेत्र में नमी कम होती है और वहाँ बलुई मिट्टी होती है, तो वो हवा के साथ तीव्र गति से बहकर उड़कर चली जाती है। तो यानी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में जो है वो हवा से हमारा जो अपर्दन होता है, और शुष्क और शुष्क क्षेत्र हमारा कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान में। यानी शुष्क और अर्धशुष्क में जो क्षेत्र है उनमें पवन से होता है, और ये मिट्टी को काट कर क्या करती है? हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर डाल देती है। साथ में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को ले जाकर डालेगी, जिस मिट्टी को डाला है वो भी उपजाऊ नहीं हो सकती तुरंत तो, और जहाँ से उठा के ले गई वो भी उपजाऊ नहीं हो सकती है। तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में अनुपजाऊ की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी बनने के लिए मैंने कहा ना कि सैकड़ों साल लग जाती हैं। उसके बाद है कि जब तेज हवा के कारण क्या होती है? तेज जब हवा चलती है तो उससे भी हमारी जो फसल हम उगाते हैं वो भी खराब हो जाती है। कैसे हो जाती है? जिस प्रारंभिक स्टेज में जब हम फसल उगाते हैं और यदि तेज हवा जब होती है तो अपने साथ वो मिट्टी लाती है, और मिट्टी लाकर कई बार देखते बालू, जो जहाँ पे बालू मिट्टी होती है वहाँ पे आपने देखा होगा कभी, तो वहाँ पे जैसे तेज हवा आती है तो जो हम बोते हैं खूड बनाकर उसमें भी मिट्टी भरती चली जाती है, ऐसे प्लेन हो जाता है वो। और प्लेन हो जाता है तो क्या होती है? जो फसल हमने उसमें उगाई है, जो ग्रोपिंग की है, वो फसल क्या होती है? अंकुरित नहीं हो पाती है। अंकुरित नहीं हो पाएगी फिर फसल कहाँ से पैदा होगी? यानी मिट्टी के आवरण से वो फसल क्या होती है? वो अंकुरित नहीं हो पाती है। तो यानी पवन जो है वो हमारे राजस्थान में मृदा अपर्दन के लिए महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ज़्यादातर भाग जो है
हमारा उसका जो है ना 61% भाग जो था मरुस्थलीय क्षेत्र, हमने जब पढ़ा था, जब हमने भू आकृति प्रदेश हमारे पढ़े थे, तो 61% भाग था ना हमारा। भूमि का 61% भाग में क्या है हमारे, शुष्क और अर्ध शुष्क। और उस क्षेत्र में अपर्दन किससे होता है, हवा से होता है। इसका मतलब राजस्थान में सबसे ज्यादा अपर्दन किससे होगा, हवा से। क्लियर हो गई स्थिति। दूसरा है कि कहाँ पर अपर्दन होता है, पश्चिमी राजस्थान में। ये भी आपको मालूम है, अरावली के जो पश्चिमी भाग है उसमें होगी। अब बात आती है दूसरा हमारा अपर्दन, वो होता है जल अपर्दन। इन जल के द्वारा जो है वो अपर्दन होता है। तो जल के द्वारा अपर्दन क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो तेज बारिश होगी, बहुत तेज, तो उससे जल का अपर्दन होगा कि तेज बारिश होती है तो वो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको क्या कर देती है, काट देती है, और काट के अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो तेज बारिश के कारण जो हमारी ऊपरी परत है, उस परत को जो है वो क्षरण हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। और दूसरा क्या है कि हमारे जहाँ पे खड़े ढाल हैं, जिस क्षेत्र में हमारे खड़े ढाल हैं, उन खड़े ढालों में क्या होता है, जब पानी बहकर आता है तो क्या होता है, उसमें कटाव लगता है, और कटाव लगता है तो हमारी अलग प्रकार की क्या स्थलाकृति बन जाती है। तीसरा है कि जो ये जल से अपर्दन होता है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चंबल नदी से होता है। ये ध्यान रखना आपको कि जल अपर्दन सबसे ज़्यादा जो हमारा होता है वो पूर्वी भाग में होता है, और किससे होता है, चंबल नदी से। और दूसरे नंबर पे यदि कोई नदी है जिससे जल का अपर्दन होता है, मृदा का अपर्दन होता है, वो है हमारी घग्गर नदी। जो कैसी नदी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी हमारी आंतरिक प्रवाह की नदी, जो हम नदियों का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं पहले। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप देखिए, नदियों का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने बताया था दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। एक तो होती है हमारी अंतः प्रवाह की नदियाँ, जो थोड़ी दूर बहती हैं वहीं पे विलुप्त हो जाती है। एक हमारी सामान्य नदियाँ, सदा नीरा, वो भी दो प्रकार की होती है। कुछ नदियाँ होती है जो सदा नीरा, और एक होती है जैसे बारिश होती है तो बरसाती नदियाँ। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ हमने उस समय पढ़ी थी। आप देखोगे तो शायद आपको सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। यानी कि जल के साथ मिट्टी को बहा कर ले जाती है, उसकी ऊपरी परत में जो है वो कटाव लग जाता है, और सबसे ज़्यादा किससे होता है, चंबल नदी से, और दूसरा हमारा किससे होता है, घग्गर नदी से। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो हमारा जल अपर्दन है उससे हमारी 3 स्थलाकृतियाँ बनती हैं। 3 प्रकार के जो है अपर्दन होते हैं जल के द्वारा। एक तो कौन सा अपर्दन होता है, परत अपर्दन। परत अपर्दन कैसे है कि एकदम समतल भूमि है, और जब उसमें पानी, जब तेज बारिश आती है तो तुम देखते हो कि जहाँ बारिश की बूंद पड़ती है वहाँ से वो मिट्टी हट जाती है। देखते हो ना तेज बारिश आती है जब, तो उसका कारण क्या है, एक तो क्या है कि जो हमारे आदिवासी लोग हैं वो वनों को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं उस एरिया में। यानी जहाँ पे या तो वनस्पति नहीं है या किसानों ने उस मिट्टी को समतल बना दी है, तो इस जगह पे जो है वो परत, यानी जो समतल भूमि है और उस पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं है, तो वहाँ पे परत अपर्दन ज़्यादा होता है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा लगता है। तेज बारिश आएगी, वो काटेगी, पानी के साथ अपने को बहा के ले जाएगी मिट्टी को। दूसरा होता है हमारा अवनालिका अपर्दन, जो हम बोलते हैं। अवनालिका अपर्दन का मतलब होता है कि ये नदी आती है हमारे, जैसे चंबल नदी है, ऐसे ऐसे है ना उसका कुछ आकार, यहाँ से चित्तौड़गढ़ से घुसती है, फिर इधर जाके ऊपर चढ़ती है ऐसे। तो क्या होता है इसमें कि ऊपर से ऐसे बह के जा रही है नीचे, तो इससे जैसे क्या होगा, ये ऐसे ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग सरिताओं के रूप में विभाजित हो जाती है। और क्या होती है, और इससे क्या होती है, ये अलग 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 टुकड़ों में इसको विभाजित कर देती है। और यहाँ से जैसे यहाँ से बह रहा है, यहाँ से बह रहा है, यहाँ से बह रहा है, और जैसे नॉर्मल आती है तो फिर जाके सारी एक जगह ही शामिल, यहाँ से फिर एक नदी बन जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे कुछ ढाल वाले क्षेत्र रहते हैं जहाँ से नदी बहती है, तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो कई धाराओं में प्रभावित होती है, और वो कई धारा में कई जगह से प्रभावित होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन। क्योंकि नालियाँ बना ली ना इसने, अवनालिका अपर्दन हो गया। और यदि हम इसको, इसकी जो ये आकृति बनती है पूरी, इसको तो बोलते हैं हम अवनालिका अपर्दन। और इस पूरी स्थलाकृति जो है, इस स्थलाकृति को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम उत्खात भूमि स्थलाकृति। ठीक है, उत्खात का मतलब होता है कटी फटी, टूटी फूटी, कहीं से नीची है, कहीं से ऊंचे, कहीं सरिता निकल रही, इस तरह से। तो उत्खात का मतलब होता है कि टूटी फूटी, जो कटी फटी जो जमीन होती है वहाँ की, तो ये इस उत्खात भूमि स्थलाकृति का निर्माण करती है। और यह स्थिति कहाँ बनती है, चंबल नदी में।
ठीक है। यानी अवनाली का अपरदन हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चंबल नदी में। और यदि फिर हम देखेंगे तो फिर कौन से जिले हैं, तो आपको मालूम है कि चंबल नदी जहाँ जहाँ बहती है, हाड़ौती के क्षेत्र में हमारी बहती है, ये कोटा बूंदी बारा इस साइड में। और फिर कहाँ है? सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, यही जिले आते हैं ना जहाँ से ये बहती है। तो सर्वाधिक यदि हम बात करें तो सर्वाधिक तो कौन सा है? सर्वाधिक तो होता है धौलपुर में, फिर आता है सवाई माधोपुर और फिर आता है करौली। ठीक है, तो यानी अवनाली का अपरदन जो है हमारे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और करौली, इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा धौलपुर में होता है, फिर सवाई माधोपुर में, फिर करौली में। 3 जगह अवनाली का अपरदन सर्वाधिक होता है। उसके बाद हमारे एक और आ जाती है रील या क्षुद्र सरिता अपरदन। तो ये अवनाली का अपरदन होता है, ये तो नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे ढाल वाला क्षेत्र होता है, वहाँ से नदियाँ बहती, तो वहाँ तो कौन सी स्थलाकृति बनेगी? अवनाली का अपरदन वाली। और उस स्थलाकृति को कहते हैं उत्खात भूमि स्थलाकृति। और यदि जहाँ ढाल की भूमि है हमारी और वहाँ पे क्या है, कोई नदी नहीं है, लेकिन बारिश का पानी यदि आता है उस ढाल वाले क्षेत्र में, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पर ऐसे, इसको बोलते हैं हम रील या क्षुद्र सरिता अपरदन। जैसे मान लीजिए कि ढाल वाला क्षेत्र है, थोड़ा थोड़ा ढाल क्षेत्र है ये, और यहाँ पे जैसे बारिश होती है यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये इधर से आ जाएगी, इधर से आ जाएगी, तो ये हमारी अंगुली के पंजे आकृति की बन जाती है। कई बार आप देखते होंगे कि ऊंचे स्थान से आती तो एक पंजे की टाइप में जो है हमारे अंगुलियों के साइज बन जाता है, अंगुलियों की तरह बन जाती है ये, और जाके एक जगह मिल जाती हैं। तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रील या क्षुद्र सरिता अपरदन। क्षुद्र सरिता का मतलब हो गया, क्षुद्र यानी छोटा, सरिता यानी छोटी सी नदियों के रूप में। तो नदियों के रूप में हो जाएगा एक अंगुली की तरह, इधर से आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही, ऐसे होगा। जब ढलाव वाला क्षेत्र होगा, थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होता जाएगा, वहाँ से वो कटाव लगाती चली जाएंगे। चाहे आप देख भी ना इसको प्रैक्टिकल करके कि जब आप आसपास का जब एरिया तो थोड़ा सा ढलान वाला क्षेत्र होता है, वहाँ तेज बारिश होती है, तो आपको ऐसे अंगुलियों के जैसे निशान हैं जो वो दिखाई देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं रील या क्षुद्र सरिता अपरदन। यानी स्टूडेंट्स, हमने जो है आज जो बात करी है कि मृदा अपरदन को किसको कहेंगे और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने 2 प्रकार देखे थे इसके आज, एक पवन के द्वारा और एक जल के द्वारा। मेन यही है, इन्हीं में हमने जो जल के द्वारा अपरदन जाता है उसका और भी चीज़ें से हमने परत जो कटती है, परती भूमि जो हमारी पड़ी रहती है उसमें कटाव होता है, वो है अवनाली का अपरदन। नदियाँ जब ऊपर ढाल वाले क्षेत्र में बहती हैं तो अलग अलग सरिताओं के रूप में हो जाती हैं, तो वो फिर अवनाली का बन जाती हैं। उसके अलावा रील यानी कि ढलाव वाला क्षेत्र जहाँ बारिश होती है तो हमारी अंगुली जैसी आकृति बन जाती है, उसको हम रील या क्षुद्र सरिता अपरदन कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा मृदा का जो था छोटा सा एक मैंने पहले बताया कि मृदा अपरदन हम किसको कहेंगे, कौन से उसके रीजन, हल्के से मैंने रीजन बताए थे। रीजन पे और हम चर्चा करेंगे अगले इस वीडियो में। और साथ में मैंने बता दिया कि मृदा के प्रकार, कि मृदा किस तरह से राजस्थान सर्वाधिक कौन सा प्रकार है, और इसके साथ साथ राजस्थान में जो है मृदा के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें, जैसे रेगिस्तान मार्च है, इस तरह के कुछ वर्ड हैं, लू है, जो हमारे इस क्षेत्र में बनते हैं, स्थितियां बनती हैं, उनके बारे में भी हम सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि रेगिस्तान मार्च, लू, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो धन्यवाद।